नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीएड धारी होना बड़ा नुकसान दे गया। कई सैकड़ों युवाओं को पहले नौकरी दे दी गई और फिर बाद में यह हुआ कि कहा गया हमसे चूक हो गई, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि बीएड वालों को नहीं, ये नौकरी डीएड वालों को देनी थी। तो क्या होगा? गलती किससे हुई? सिस्टम से, अधिकारियों से, जो मोटी सैलरी लेते हैं। लेकिन हुआ क्या नतीजा? कोर्ट के आदेश के बाद इनसे नौकरी छीनकर बीएड वालों से डीएड वालों को दे दी गई। इस लड़ाई को बीएड वाले लंबे समय से लड़ रहे हैं, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार न्यूज़ 24 उनके दर्द को बयां कर रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है, उनकी बात सरकार तक पहुंचा रहा है। सरकार ने एक समिति बना दी और कहा कि 14 तारीख तक इसका डिसीजन दे देंगे। फिर समितियों के साथ जो होता है आपको पता है, मैं हर डिबेट में कहता हूं कि किसी मामले को लटकाना है तो समिति बना दीजिए। आज तक वो समिति तय नहीं कर पाई है कि इनका करना क्या है। कोर्ट ने यह कहा कि डीएड वालों को नौकरी दे दो। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि बीएड वालों को नौकरी मत दो। ये एकदम स्पष्ट कर दूं मैं। कोर्ट ने कहा कि ये जो नौकरी है ये आपको डीएड के लोगों को देनी थी, डीएड डिग्री धारकों को। आपने गलती से बीएड वालों को दे दी है, आप डीएड को उसका हक दीजिए। अब ये है महज 2700-2800 शिक्षक जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया नौकरी देकर, और बोला गया सीना ठोक के कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे बाबू, हमारे अधिकारियों ने गलती कर दी इसलिए आपकी नौकरी ले रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी, हमें नौकरी दे दीजिए, क्योंकि 1-2 साल नौकरी कर ली, दूसरे नौकरी के जो ऑप्शंस थे वो छोड़ दिए, ट्राई नहीं किया। कईयों ने मकान के लिए लोन ले लिया, किसी ने बहन की शादी के लिए कर्जा ले लिया कि सैलरी आ रही है चुका देंगे धीरे धीरे। नौकरी भी गई और जो मौके बन रहे थे वो भी चले गए। ना घर के रहे ना घाट के। इनके दर्द को कोई समझ नहीं रहा था। सरकार बार बार कह रही हम बड़ी संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, एक कमेटी बनाई है। कमेटी क्या कर रही है आज तक किसी को पता नहीं। अब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं, वो चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं सरकार से कि इन्हें नौकरी दे दीजिए, कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए। वो रास्ते भी बता रहे हैं, यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए। नियमों को आप शिथिल करते हुए एक टाइम का एग्जाम्पशन इनको देकर के इन्हें नौकरी पर रख लीजिए। ऑलरेडी 40-50 हजार शिक्षकों की वैकेंसी है, नौकरियों के पद खाली हैं और सरकार कह रही हमें भरना है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसी दर्द के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। बृजमोहन अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं? वो समझ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि सिस्टम के मारे हैं ये बीएड डिग्रीधारी बेचारे हैं, क्योंकि इनकी तो गलती नहीं थी, ये सब जानते हैं। पर सोचिए, हमें सबको पता है इनकी गलती नहीं थी, पर उनकी नौकरी छिन गई, सजा उन्हें मिल रही, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने लेटर लिखा है और क्या कहा है सुनिए। 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है। और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास में वो माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा। और अब सुनते हैं कि जो बर्खास्त शिक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं। जल्दी से उनकी बात भी सुनिए। बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारे सीएम को पत्र लिखा कि हमारे प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाएं। और हम माननीय सीएम जी से यही निवेदन करते हैं कि कमेटी का जल्द फैसला आए और हमारे पक्ष में ही फैसला आए। सबसे पहले मैं हमारे जो सांसद जी है बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में मुख्यमंत्री जी को खत लिखा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो और समिति का निर्णय जल्द से जल्द आए। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। सुनिए। ये तो एक बहाना है, असल में लेटर बम है जिसको बृजमोहन अग्रवाल जी ने फोड़ा है। ये भी एक दर्द है कि जब भी मिलेगा तो चुनौती खड़ा करेंगे। तो ये सरकार में तालमेल मेरे ख्याल से न रहने का ही नतीजा है कि लेटर बम फोड़ रहे हैं। एकदम बृजमोहन जी जो बोल रहे हैं ना, हमारी पूरी उनके साथ संवेदना है और जो भाव प्रकट कर रहे हैं उसमें हम लोगों का भी भाव है
कि ये केवल सत्ता सुख के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। देखिए, सरकार ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीएड शिक्षकों की नौकरी छीनी, 4 महीने में समिति कुछ नहीं कर सकी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी लिखी चिट्ठी, बेरोजगार हुए शिक्षकों को जल्द मिलेगी क्या नौकरी? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस बोली वादा खिलाफी बीजेपी की आदत, बीजेपी बोली हम देना चाहते हैं सभी को राहत। छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों की नौकरी कब वापस होगी? फैसला लेने में सरकार कितनी देर करेगी? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया है और बर्खास्त शिक्षक बीएडधारी हैं मयंक शर्मा जी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चारों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो चिट्ठी हम दिखा रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसद बृजमोहन जी ने लिखी है और उन्होंने वही मांग की है जो लगातार ये शिक्षक कर रहे हैं, जो लगातार विपक्ष कर रहा है, जो लगातार मीडिया कर रहा है। लेकिन आखिर इस पर कोई निदान क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल के साथ सीधे रुक करूंगा। सबसे पहले मयंक शर्मा आपके पास आ रहा हूं। मयंक जी, बृजमोहन अग्रवाल जी आपके समर्थन में आए। मुझे लग रहा है सरकार की तरफ से पहली दफा किसी नेता ने खुले तौर पर, खुले मंच पर आपको समर्थन दिया है। बाकी ऑफ द रिकॉर्ड तो सब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर लग रहा है आपकी शायद कोई बात बन जाएगी क्या? जी सर, हम लोग बहुत पहले से ही बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलते आए हैं और जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे जो 1200 से अधिक जितने लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, उसी के समय 1200 से अधिक लोगों की 2 काउंसलिंग हुई थी और इनकी ज्वाइनिंग भी हुई थी। तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे दर्द को बखूबी समझते हैं और किस नियम से हम आए हैं, किस तरीके से आए हैं, वो पूरी तरीके से हर चीज़ों को जानते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे बारे में ये लेटर लिखा है। इससे पहले भी हम लोग कई बार बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले थे और उनसे हमने लेटर भिजवाया है और इस बार भी उन्होंने हमारा प्रखर रूप से आगे आकर के साथ दिया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि जो भी था हम नियम से ही आए थे, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। जो भी था एनसीटी के गजट के अनुसार हम लोग यहाँ आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है वो गजट के साथ किया है। तो हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे सरकार से कि हमारी इसमें गलती क्या थी और उसी चीजों को बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने लेटर में लिखा है। और क्योंकि इतने सारे 2621 लोगों के भविष्य का सवाल है, कई लोग नौकरियां छोड़ करके आए थे, इनके परिवार, हमारे परिवार इतने सारे इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बताइए मयंक जी, माफी चाहूंगा मयंक जी, ये बताइए जो समिति थी उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और समिति ने अब तक क्या डिसीजन कोई लिया है? कौन कौन समिति में शामिल है? वो जरा कौन इतने व्यस्त लोग हैं जरा हमें बताइए जो 4 महीने में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 3000 शिक्षकों के भविष्य का क्या करना है अभी तक? जी, ये मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जिसमें शिक्षा सचिव, वित्त सचिव, विधि सचिव और सामान्य प्रशासन सचिव इसमें शामिल हैं। और इसकी 2 बैठकें अभी तक हुई हैं और बीते हफ्ते ही इसकी बैठक हुई थी, 4 अप्रैल को बैठक हुई थी। लेकिन हमें इसमें से अभी कोई पुख्ता तौर पर हमारे लिए कुछ समायोजन का रास्ता निकलता हुआ यहाँ पर तो फिलहाल हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है। क्या निकला है? अब इसकी आगे अगर बैठकें जल्दी होती तो इससे कुछ समाधान निकल रहा। उस बैठक में क्या कहा गया आपको? अभी फिलहाल तक हमारे पास जी दूसरे बैठक में अभी तक कुछ हमको पता नहीं चला है सर। जो भी है मामला आगे बैठक तक टरका दिया गया है। उस बैठक में आपके भी प्रतिनिधि जाते हैं क्या? नहीं सर, बैठक में हमारे कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं। वाह, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन भंसाली जी, सरकारों ने गुनाह किया, खता की, गलती की, जो भी कह लीजिए, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने, उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। सजा मिल रही है शिक्षकों को। अब कह रहे हैं एक समिति बना दी, समिति को 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, वो 4 महीने में दूसरी बैठक कर पाई है तब जब इतना दबाव आया। और बैठक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो जिनकी नौकरी गई उन्हें बताया भी नहीं जा रहा, मीडिया को भी नहीं बताया जा रहा। जैसे कोई गोपनीय एजेंडा पर बातचीत होती है, जैसे कहीं हमें कोई दुश्मनों के बीच कोई रणनीति को लेकर के। भाई ये चीज़ आप जनता के हित की कर रहे हैं, पब्लिक कीजिए, उसे बताइए कि कहाँ तक बात पहुँची, कहाँ पेच अटक रहा है, बताए तो कोई। ये लोग भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और जब बात होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाता है।
बृजमोहन अग्रवाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरी पार्टी की ओर से और मेरे निजी रूप से मैं जी। कि उन्होंने कम से कम सुध तो ली हमारे इन बीएड शिक्षा कर्मियों को जिनकी कोई गलती नहीं थी और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इस सरकार ने कहा था कि 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे और मजे की बात है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने ही शिक्षा मंत्री रहते हुए 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात भी कही थी, पर हुआ क्या, भर्ती की बात कही तो उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाकर विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर लोकसभा लड़ाकर दिल्ली भेज दिया गया, तो वो पद भी आज तक नहीं भरे। बृजमोहन अग्रवाल जी ने चिट्ठी में इस बात का भी उल्लेख किया है कि माध्यमिक शालाओं में और हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रयोगशाला एवं अन्य के कई पद खाली हैं जिनमें इन 2621 बीएड शिक्षकों का समायोजन किया जा सकता है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, पत्र लिखा है, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हर बार की तरह इस बार भी जो है मुख्यमंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी की चिट्ठी का हवाई जहाज बनाकर उड़ा दें। इस बात की भी चिंता मुझे है और हमारी पार्टी को भी है। हम इनके साथ खड़े हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए, ये कोर्ट ने भी कहा है। कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में लिखा है कि ये ठीक है डीएड वालों को ये बीएड वालों को ये नौकरी से हटाया जाए, पर इनको इनका अधिकार दिया जाए। ठीक, ये कोर्ट के भी ऑर्डर है, तो ये कोर्ट के ऑर्डर का भी पालन नहीं हो रहा और बड़ा दुख होता है अभिलाष जी। मैं इनको 116 दिन से ज्यादा से देख रहा हूं आंदोलन करते हुए, अंगारों पे चल रहे हैं, घुटनों के बल चलकर जा रहे हैं। हमारी महिला शिक्षकों के साथ किस तरह 2 से 3 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, पुलिस की बर्बरता भी हो रही थी आंदोलन कर रही शिक्षकों के साथ। तो गुरुजनों की मांग को सुनना चाहिए और ये जो हर मोर्चे पर जो विफल है और जो रोना रो रहे हैं, इस रोने से बाहर आकर उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश की सरकार से कि इनको इनका हक दे दीजिए। ठीक सर, मैं जल्दी से आता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, आपने कहा था डबल इंजन की सरकार, विकास की डबल रफ्तार, यहां क्या हुआ सर? डबल इंजन की सरकार में डबल मार नहीं हो गई क्या? एनसीईटी के नियम थे जिस पर तत्कालीन राज्य सरकार ने ये नियुक्तियां दी थी, जितनी जानकारी मेरी है, अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कीजिएगा। एनसीईटी के नियम बनाती है केंद्रीय संस्थाएं या केंद्र से चलने वाली एजेंसीज, उसके आधार पर राज्य सरकार ने दिया और बाद में वो चीजें गलत निकल गई। ठीक है, जो भी हो गया। अब सर आप मुझे बताइए, वो जांच समिति कर क्या रही है जो 4 महीने में ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमको क्या करना है, ना वो बता रही कि हमने क्या किया है। आप ये मत बताइए क्या करना हम डिसाइड कर पाए, ये तो बताइए कि 2 बैठक में हमने किया क्या है। और हमें मत बताइए जिनकी नौकरी छीनी है उनको इतना तो हक है ना सर कि उनको पता चले कि हमारे लिए जो लोग 2 महीने में एक दिन एक आध घंटा निकाल लेते हैं, बड़े साहब लोग एसी गाड़ियों से आकर के बैठ लेते हैं, वो कर क्या रहे हैं ये तो पता चलना चाहिए। इतनी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद तो सरकार से की जा सकती है ना सर। अभिलाष जी, लेकिन पूरी संवेदना के साथ और हृदय की संवेदनाओं के साथ ये आशा करता हूं कि हमारे बंधुओं को शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित कर लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से आप ट्रायल ले रहे हैं, 15 सेकंड में मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, ये मामला शुरुआत कहां से किया, जब एनसीटी ने कहा कि आप गाइडलाइन बनाइए। भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनके शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ल के माध्यम से उन्हें नियुक्ति देती है और रोक के रखती है। 240 दिन तक उन्हें नियुक्ति नहीं देती है क्योंकि राहुल गांधी जी का समय नहीं था और उस महत्वपूर्ण दिनों के समय वो समय बीत जाता है, इन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है और चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी जी के द्वारा बंटवाया जाता है नियुक्ति पत्र, यानी इवेंट किया जाता है। और इन आज जो है शिक्षक बंधु झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, आई हुई नौकरी हाथ से चले गई है। इसका कारण कोई अगर है तो डॉक्टर आलोक शुक्ला जिन्होंने पल के पावड़े पर बैठा के रखे थे भूपेश बघेल जी, और भूपेश बघेल जी स्वयं हैं उनके शिक्षा मंत्री है तत्कालीन, जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और इस बीच एनसीटी का जो मजनूम था और जो कोर्ट का आदेश था, अदालत ने कहा कि इन नियमों के तहत नियुक्तियां की जाए और उस नियुक्ति पत्र के अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि हम आपको नियुक्ति करने में देर कर दिए हैं, लेकिन देर होने के बाद आपकी नियुक्ति को वापस कर दिया जा सकता है, आप कभी भी बर्खास्त कर दिया जा सकता है आपको। यानी गलत कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं मैं भी इन बंधुओं के साथ रहूंगा। इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये गलती भूपेश बघेल जी की अकर्मण्यता और वो जो सज्जन है जो अभी गायब हो गए हैं, डॉक्टर आलोक शुक्ला, जिनके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते थे दुनिया का भ्रष्ट व्यक्ति, और सत्तापाती उनको अपने सर पर बैठाकर उनसे सारा कार्रवाई करवाए और ये खेल खेलते रहे कब राहुल गांधी जी आएंगे और
उनकी नियुक्ति दी जाएगी। राजीव और ये जो 240 दिन का महत्वपूर्ण समय था वो बीत गया, तो देखिए ये करे कोई भरे कोई, ये सारा जो ये कार्यक्रम है, ये जो गड़बड़ियां हुई, ये जो विसंगतियां हुई, जो कोर्ट के आदेश के तहत हमारे बीएड बंधुओं को ये जो सामना करना पड़ा, ये विषम परिस्थिति, ये उन सरकारों की कारस्तानी है। अब आते हैं कि आज जो हो गया है, बृजमोहन जी ने पत्र लिखा है, नितिन जी ने कहा कि बृजमोहन जी के पत्र का कोई वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो कोई कमेटी बनी है, और हम भी फॉलो अप करते हैं कि कमेटी का क्या हो रहा है। इससे पिछले 1 महीने में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे, इसके पहले जो नगर पालिका चुनाव थे, आचार संहिता लग गई, इसके लिए थोड़ा सा देर हुआ। आचार संहिता में कहीं भी सर कमेटी की सुनवाई पर रोक नहीं होती है। कब करो? कांग्रेस ने अंधेर किया, कब कांग्रेस ने अरे कब करोगे? बोल दो भाई, ये मेरे भाई बैठे हैं, आश्वासन तो दे दो। अधिकारी कब करोगे? अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। अधिकारी व्यस्त थे चुनाव में, जो भी हो, लेकिन आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद है और संसद में अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी बात कर दी है। तो ये जो कोर्ट की विसंगति, ये देखिए बड़ा विचित्र हुआ है। कोर्ट की विसंगति मत बोलिए सर ना, कोर्ट की विसंगति नहीं है, ये अधिकारियों की विसंगति थी, इंटरप्रिटेशन की विसंगति थी। कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि इनको इनका हक दीजिए, इनको इनका हक दीजिए, ये कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को क्यों फॉलो नहीं? राजीव जी एक बात बताइए, आप राजीव जी बोल रहे, राजीव जी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं रिजल्ट 240 दिन रोक के रखा राहुल गांधी से नियुक्ति पत्र बंटवाने के लिए। आपने तो नौकरी छीन करके, गलती किसी की भी नौकरी जब छिन गई तो उसके बाद से 120 दिन रोक कर रखा है। अभी 4 महीने हो गए सर इनको। वो कह रहे हैं हमें बता तो दो, चलो नौकरी मत दो, ये तो बता दो, दोगे नहीं दोगे, और दोगे तो कब दोगे? आप दे दीजिए, 6 महीने बाद देंगे, 8 महीने बाद देंगे। सरकार खुल के इतना तो बोल दे। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दीजिए, आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया, आप भी मान रहे हैं, आपके सांसद मान रहे हैं, आप विपक्ष में थे तब आप इनके साथ खड़े होते थे, ऐसे लोगों के साथ। जब सब मान रहे हैं तो मुझे बस एक आदमी का नाम बताइए जो नहीं चाहता नौकरी मिले, और जब सब चाहते हैं तो ये बोलने में दिक्कत क्या है सरकार को कि हम नौकरी देंगे, 6 महीने बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे। आप ये वादा तो कर सकते हैं ना कि हम नौकरी देंगे, दे दीजिए, चले जाएंगे घर उठ करके। 115 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं वहां बैठकर। पुख्ता प्रमाण के साथ, पुख्ता कार्यों के बाद आप एक प्रमाण बता दीजिए जिसमें लिखा है कि आप नौकरी नहीं दे सकते। सारी कार्रवाई एक प्रमाण बताइए राजीव जी जो ये कहता है कि आप नौकरी नहीं दे सकते, आपको बोलने से रोका जा रहा है इस प्रमाण की वजह से। एक आधार बताइए, एक आधार बताइए बस। सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला, कांग्रेस की गलतियों का हवाला अपनी जगह ठीक है, सरकार की भी संवेदना से काम नहीं चलता, तकनीकी मामला है। राम अवतार तिवारी जी आपके पास आता हूं। राम अवतार तिवारी जी, क्या ये वाकई में इतना तकनीकी मामला है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को समझ में आ रहा है कि ये निकल सकता है, हो सकता है? खुद बीजेपी के लीडर्स को समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तमाम नेता कह रहे हैं कि हम बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई हल दिख नहीं रहा है। मतलब सब कह रहे हैं कि होना चाहिए, पर करे कौन? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं समिति करेगी, समिति कहते हैं जब हमें छुट्टी मिलेगी तब हम जाएंगे, हम बैठेंगे। बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, युवक परेशान हैं, बर्खास्त होकर के बैठे हुए हैं। क्या वाकई में इतना ज्यादा तकनीकी मामला है ये कि 4 महीने तक समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है? लाल जी, सरकार कोई भी रहे, हर सरकार में जो नौकरशाह होता है वो मदमस्त हाथी की तरह चलते रहते हैं। वो कि अपने अनुसार चलते हैं, नौकरशाही हावी रहती है, संवेदनशीलता का अभाव रहता है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये शिक्षा विभाग का मामला है, शिक्षा से जुड़ा मामला है, इसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए क्योंकि ये प्रदेश का विकास का मामला है। जब तक शिक्षक और शिक्षकों की बेहद कमी है, पहले से शिक्षकों की कमी है, और जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र क्यों लिखा और पत्र का जो उल्लेख किया है वो बेहद तरीके से है कि वो सरकार में एक ही काम सरकार का नहीं है, वेलफेयर का भी काम सरकार का है। सरकार से मान लो गलती हो गई है तो सुधारने के लिए समय है जी। तो इसको मजबूती से उठकर सामने आना चाहिए जी इस मुद्दे में, क्योंकि शिक्षकों का भी मामला है, प्रशासन की लापरवाही का मामला है, और सरकार संवेदनशील है तो आगे जाके ये कदम उठनी चाहिए, इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए। और ये विलंब इसलिए हो रहा है कि जो अधिकारी हैं, नौकरशाही है वो हावी है, वो अपने अनुसार
फैसले लेती है, इसलिए विलम्ब हो रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो दूसरी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर आए इसमें हैं। अब वो बेचारे लोग थोड़ी जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। तो उन परिवारों के सामने रोजी रोटी का समस्या हो गया, शिक्षा का जो पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अभी शिक्षा व्यवस्था, इतने लोग हैं, इतने लोगों के अनुपस्थित होने का पहले ही शिक्षक कम है, ऊपर से शिक्षक और कम हो गए। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किस तरह कदम उठाएगी सरकार, इसमें राजनीति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें ज्यादा ये होना चाहिए कि प्रशासनिक रास्ता कैसे निकल सकते हैं। ठीक है सर। प्रशासनिक चूक होती है, हो जाए, परंतु इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और दबंग नेता चाहिए। ठीक सर। वो जब तक नहीं होंगे, जैसा आप देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल मान लो है भ्रष्टाचार का मामला, तो भी एक ममता उभर कर सामने आके बोल तो रही है। तो यहाँ बोलने से जो हिचक रहे हैं, जिस तरह से गतिविधि, प्रशासन की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाने में हिचक रहे हैं जी सर, इससे एक गलत संदेश जा रहा है। ठीक सर, ये बड़ी चीज़ है। मैं वापस आता हूं मयंक जी आपके पास। मयंक जी, मुझे ये बताइए कि इन मीटिंग्स के दौरान कोई अभी तक आपको बताया नहीं, क्या इस मीटिंग के बिंदु क्या हैं? ये आप लोगों को पता है कि किस बिंदु पर ये समिति बनी हुई है, ये समिति किस पर मंथन कर रही है, और इस बिंदु में आप लोगों को नौकरी देने का बिंदु शामिल भी है या नहीं, या कुछ और ही चल रहा है वहां पर? क्योंकि यहाँ तो कुछ बताया नहीं जा रहा ना, ये अधिकारी इतने व्यस्त हैं कि ना आपको बता रहे हैं ना मीडिया को बता रहे हैं। पता नहीं हमें कि इतने व्यस्त लोगों को समिति में रखा क्यों गया, ऐसे सुपर बिजी लोगों को समिति में रख करके क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लोगों के द्वारा, हमारे डेलीगेशन के द्वारा अभ्यावेदन सौंपा गया था समिति को। उसमें हम लोगों ने सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हमने अभ्यावेदन सौंपा था, जिसमें 4220 पद रिक्त हैं और हम लोग तो मात्र 2621 लोग हैं। तो इसमें हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए, ऐसा करके हमने विभाग को अभ्यावेदन सौंपा था, और वो अभ्यावेदन, वो जो भी प्रपोजल है वो कमेटी को सौंप दिया गया है। अब इस पे कमेटी को विचार करना है कि इस पे हम लोग इनको किस नीति नियम के तहत इनको समायोजित कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर इतनी सी है सर कि कमेटी जल्दी से जल्दी डिसाइड करे इस निर्णय को, क्योंकि हमारी भी उम्र बीत रही है, हमारे पास समय नहीं है। अगर कमेटी इतना समय लेती है तो हमारी उम्र बीतती चले जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। मैं सीधे सीधे तौर पर यही चाहता हूँ पूरे 2621 लोगों के लिए कि राजनीति इसमें ना हो, हमारे भविष्य की चिंता करते हुए सरकार इसमें जो भी फैसला ले, क्योंकि एनसीटी के नियमों के तहत हम लोग आए थे, तो इसमें जो भी गलतियां, वो नीति नियम की गलतियां हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, जैसा भी किया, लेकिन जो भी था नियम के तहत हुआ था। तो इस पे लेट लतीफी ना करते हुए कमेटी को टाइम बाउंडेड किया जाए, और हमारे पास अभी समय नहीं, हमारी उम्र बीतती जा रही है, तो इसको देखते हुए, हमारे परिवार के आगे भविष्य को देखते हुए जल्दी से इसको टाइम बाउंडेड किया जाए कमेटी को। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन भंसाली जी, देखिए, मुझे ना कांग्रेस जब बीजेपी करती थी तो बड़ा गुस्सा उस वक्त भी आता था, मेरा बड़ा नाराजगी रहती थी, आप लोगों से भी रहती कि सर ऐसे मामलों में आपके पास इतने सारे वरिष्ठ वकीलों की फौज है, कांग्रेस के पास तो मैं कहूंगा कि बीजेपी से अच्छे और बड़े वकील हैं, इतने सारे वकील हैं, आप लोग इन गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं आगे आते सर? इन बेचारों की मदद के लिए आप आपके एक वकील साहब को बोलिए ना, वहाँ जो 2-2, 3-3, 4-4 सुनवाई के करोड़ों रुपए ले लेते कि भाई एक इनके लिए लगा दीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, थोड़ा सा हम कुछ कर सकते हैं क्या, इनकी गलती नहीं दिख रही है, मानवीय आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके लिए पक्ष में कुछ फैसला दे दे तो शायद सरकार को जल्दी कर ले। तो आप लोग भी केवल बोलते हैं ना कि वक्तव्यों तक सीमित रह जाते हैं, एक्शन में वो समर्थन नहीं दिखता। इस विषय में जी, मैं इस विषय में जी अभिलाष जी, मैं इस विषय में पहल करूंगा। यदि बीएड शिक्षा जो बर्खास्त शिक्षा कर्मी हैं, यदि इन्हें कहीं आवश्यकता है एडवोकेट हायर करने की या किसी प्रकार की कोई कानूनी सलाह की, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं, मैं ये वादा करता हूँ आपके टीवी चैनल में कि मैं मेरे स्वयं व्यय पे ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। एक चीज, दूसरी चीज, आज से सुशासन दिवस शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में, विष्णु का सुशासन। तो ये सुशासन है, 2621 लोग आज 116 दिन से ज्यादा से घुटनों पर चलकर, अंगारों पर चलकर, भूखे प्यासे रहकर आंदोलन कर रहे हैं, और इनके कानों में जू तक नहीं रोक रही, नहीं रेंग रही है। क्या ये सुशासन है? ये सुशासन दिवस जो तिहार मना रहे हैं, सुशासन त्योहार, ठीक है सर, ये जब निकलेंगे तब ये बर्खास्त सहायक शिक्षक जो बैठे हैं, बीएड शिक्षा कर्मी, ये सवाल पूछेंगे क्या ये सुशासन है? तो मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ
कि आप इनको इनका हक दे दीजिए, ठीक जो कि कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है तो नितिन कोर्ट जी, के बहुत आदेश को साधुवाद तो कि मानिए, आपने कोर्ट बहुत ने कहा है पॉजिटिव नोट पर इनको इनका हक जो दीजिए। मेरी गुजारिश तो दे थी, सकते हैं, और कई पद ऐसे ठीक है खाली नितिन हैं जी। जो बृजमोहन जी ने भी कहा। बिल्कुल नितिन जी, बहुत साधुवाद कि आपने मेरी गुजारिश को बहुत पॉजिटिव नोट पर लिया और इन युवकों की मदद की बात आपने कही है। राजीव चक्रवर्ती साहब, आपके पास में आता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब, मुझे वो 2-3 लोगों के नाम बताइए। देखिए, गजट नोटिफिकेशन हुआ, एनसीईटी ने कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। अब आप कह रहे हैं कि ये बघेल सरकार के अधिकारियों की गलती है, तो पहले नौकरी से किसे बर्खास्त होना चाहिए साहब, मुझे बताइए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको इनको करना है, लेकिन क्या सरकार की ये पहली जिम्मेदारी नहीं थी कि जिसने गलत इंटरप्रिटेशन किया उन्हें बर्खास्त कर दें? कितने अधिकारियों को इस मामले में बर्खास्त किया गया है? उनको बैठाइए ना सड़क पर कटोरा लेकर के, जिनकी वजह से आज ये 3000 के आसपास परिवार सड़क पर हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होती जो गलती कर रहा है। ये तो बहुत सीधा सीधा दिख रहा है सर कि गलती किसी ने की है। वो ऑफिस में बैठे और वही लोग फिर समितियों में आ जाते हैं या समितियों को प्रभावित कर लेते हैं। तो सर मुझे बताइए कि जब आप मान रहे हैं कि गलती इनकी नहीं है तो न्याय नहीं मिल रहा, आप मान रहे हैं कि गलती कुछ लोगों की है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं हम गंभीरता से, संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। कोई कैसे भरोसा करेगा आपकी बात का? आप उन्हें भी सड़क पर ला दीजिए, कोई बात नहीं, उनको भी कहिए बैठिए, फिर पता चलेगा उनको दर्द क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रश्न सही है कि नौकरशाही जो इस प्रकार से इन संवेदनशील मामलों में इतनी बड़ी गलती की है, जो चूक की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो अभी कमेटी बैठी है, मैं भी जिस प्रकार से नितिन भाई ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक उनको लेकर जाएंगे, मैं भी अपने बंधुओं के लिए, ये अपने बीएड धारियों के साथ सरकार से मदद करूँगा, उनके पीछे खड़ा रहूँगा और उनकी बातों को शासन प्रशासन तक ले जाऊंगा। ये आपके चैनल में मेरा भी वादा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये आशा करता हूं कि निश्चित रूप से इनको उनका हक मिले जो उन्हें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है और समय पर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहा। अंतिम फाइनल कमेंट बहुत छोटा सा सर, रामावतार तिवारी जी 10 सेकंड के लिए, क्या इन्हें नौकरी पर बहाली दे करके बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छा, कहा जाता है ना कि एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर देगी, वो तो सरकार के फेवर में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 70-80 हज़ार पद खाली हैं। वो खुद बता रहे हैं कि ये पद है, इन पर हम 4000 से ज़्यादा पद है, हमको रख दीजिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सरकार का, संवेदनशीलता दिखेगी। पर ये डिले करेंगे तो फिर ये लगेगा ना कि भाई ये तो दबाव में आके सरकार ने दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी जो है वो सरकार की मंशा पर सीधे तौर पर पानी फेर दे रहे हैं और सरकार की इमेज को उनकी वजह से ज्यादा धक्का लग रहा है। अभिलाष जी, जो नौकरशाह हैं, जो मंत्रालय में बैठे अधिकारी हैं, वो ये मानते हैं कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें गुणवत्ता नहीं आती, उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता। एक तरह से उनको नौकरी दे के वो परिवार को पालने का बस काम है। ये जो शिक्षकों के लिए जिस तरह गुणवत्ता की बात होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं होती। इसलिए जो शिक्षकों के प्रति जो नौकरशाह का जो रवैया है वो लंबे समय से इसी तरह का है सरकारी कर्मचारियों के, सरकार के जी। तो एक उसके कारण इस तरह के मामलों में फैसले जिस तरह से समय पर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एक बड़ा मंत्रालय में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, वो ये एक चीज है जी। दूसरा, ये सरकार को जो भी है फैसला लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए। जिस प्रकार का भी फैसला है, सारे चीजों को देखते, संवेदनशीलता को देखते हुए, ठीक, जो जिस तरह के कानून है उसको देखते हुए, ठीक, अपने सरकार के बजट को देखते हुए, सारे देखते हुए इस तरह से रास्ते निकालनी चाहिए ताकि जो शिक्षक है वो सड़क में है। ये हमारे समाज की जो परंपरा है, समाज की जो सोच है जी, वो एक गलत दिशा में जा रहा है। ठीक सर। विश्व में शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही खर्चा करता है वो देश, ठीक सर, वो राज्य प्रगति करता है। तो हम क्यों ना इनको अपने दृढ़ संकल्प के साथ काम करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बात बहुत तेजी से समझ में आ रही है कि सरकार ने पहले दिन से कहा है कि हम संवेदनशीलता से विचार करेंगे और पहले दिन से कभी मना नहीं किया कि हम इन्हें बहाल नहीं करेंगे। यह अलग बात है कि कैसे करेंगे, यह सवाल का जवाब नहीं मिल रहा और वो जवाब किसको ढूंढना है? अधिकारियों को। अब एक बात समझिए कि अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में तो पढ़ते नहीं है, तो वहां शिक्षक हो ना हो क्या फर्क पड़ जाएगा? उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए? इसलिए वो 2-4 महीने में एक बार आकर के कमेटी की, समिति की बैठक कर लेते हैं और उसमें क्या होता है वो भी पता नहीं चलता। दिक्कत यहाँ यही है कि जो लोग जूझ रहे होते हैं जिस समस्या से, उसके निदान के लिए ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है जिनका उस समस्या से दूर दूर तक लेना देना नहीं। समाज के ही, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी पार्टी के शिक्षक वर्ग से जुड़े ऐसे लोग जो सरकार के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हैं,
या कर सकते हैं, ऐसे 1-2 लोगों को इस कमेटी में या समिति में डाल देते तो वो समझते कि भाई अगर ये लोग आएंगे तो ये बेहतर व्यवस्था हो जाएगी इस काम की। पर समस्या ये है कि समिति गड़बड़ कौन करेगा तो अधिकारी, समिति में जो बैठेंगे कौन आएंगे तो अधिकारी, नौकरी किसकी जाएगी शिक्षकों की, परेशान कौन होगा वो बच्चे जहां पर खाली पदों के चलते स्कूलों में दिक्कत हो रही है और उनके अभिभावक। यानी कि समस्या को झेलने वाला वर्ग एक तरफ है और समस्या का निदान देने वाला वर्ग दूसरी तरफ है। अब बीच में सरकार खड़ी है, सरकार की मजबूरी है कि इसी सिस्टम से काम कराना है और सिस्टम की मजबूरी ये है कि गरीबों के हित में, जनता के हित में फैसलों को लटकाना है। सीधा आरोप है मेरा, उन्हें दर्द ही नहीं है तो दवा क्या देंगे। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी, राम अवतार तिवारी जी, साथ ही साथ मयंक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।